जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में एक बार फिर से हम साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूं, जिसमें क्लास 10th आज हमारी रहेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें 2012 से लेके 2024 तक के पुराने पेपर्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। किस किस लेवल के साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज की इस क्लास में एक बार फिर से हम कवर करेंगे। सो क्लास 10th आज ये हमारी रहेगी। इससे पहले क्लास 9th हमारी हो चुकी हैं, 1 to 9 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट सभी क्लासेस में 20-25 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। सो प्रीवियस ईयर का सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है और लगभग ये हमारी 15 क्लासेस तक मैं इसको कवर करूंगा। आज 10th क्लास है तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। डेली शाम 8 बजे आप विजयपथ एजुकेशन के साथ आप जुड़िए। डेली आपको साइकोलॉजी की क्लास देखने को मिलेगी और अपनी तैयारी को आप बेहतर बनाइए। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का रहेगा, निम्न में से शब्दों को ना पहचान पाना किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है। यानी आपने बताना है कि अगर बच्चा वर्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है तो वो कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपका 2024 का टेट का एग्जाम था उसमें भी ये पूछा गया था। तो आपको बताना है कि क्या हम उसको बोलेंगे, डिसलेक्सिया बोलेंगे, डिसग्राफिया बोलेंगे, डिसकैल्कुलिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चा वर्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसलेक्सिया बोलेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। आप देख सकते हैं सितंबर 2018, 2014 और उसके साथ जून 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और लगातार 2019 के बाद 2024 तक भी इस क्वेश्चन को बार बार लगातार पूछा जाता है। सो क्वेश्चन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ। आपको बताना है कि डिसग्राफिया की बात कर रहे हैं हम। डिसग्राफिया, पहले जो क्वेश्चन था वो डिसलेक्सिया का था जिसमें बच्चा शब्दों को पहचान नहीं पाता है। अब हम बात कर रहे हैं डिसग्राफिया की। तो डिसग्राफिया जो है वो किस चीज से जुड़ा है, रीडिंग से, वॉकिंग से, थिंकिंग से या फिर राइटिंग से। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2017 में क्वेश्चन आया है और लगातार हमारे डिसऑर्डर के क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे डिसग्राफिया का मतलब है ग्राफ बनाना, ठीक है। ग्राफ बनाने का मतलब है लिखना। तो हिंट आपको यहाँ पे मिल गया, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगर आप गलती करेंगे तो मार्क्स आपके कम हो जाएंगे और मोस्टली जितने भी आप एग्जाम अभी तक आपने दिए हैं अगर टेट के, तो अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपका 80 की लाइन में ही हर बार जो है वो टेस्ट रहता होता मेरे अकॉर्डिंग। यानी कि अगर आपको 90 मार्क्स चाहिए तो कभी आपके 85 है, कभी 88 है, कभी 89 है। यानी कि आपका पेपर जो रहता है वो सिर्फ 1, 2 या 3, 4 नंबर से ही रहता। तो ये फ्री के नंबर है, यहाँ पे आप गलती ना करें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति क्रियाशीलता के उपचार में औषधि चिकित्सा का एक सफल विकल्प कौन सा है। आपको बताना है सक्सेसफुल अल्टरनेटिव टू ड्रग थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एक्टिविटी। मनोचिकित्सा, व्यवहार परिवर्तन, उसके बाद है यहाँ पे उसको पनिशमेंट देना, या फिर उसके ऊपर जो है कुछ ब्लॉकेज हम लेके आए। तो क्या आप यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। औषधि चिकित्सा के एक सफल विकल्प की बात की जा रही है अति क्रियाशीलता के लिए, ठीक है। किस चीज का आप यूज करेंगे, तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा उस बच्चे का व्यवहार जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा है ड्रग वो अगर ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेम चीज बताई गई है कि अति क्रियाशीलता के उपचार में औषधि चिकित्सा का एक सफल विकल्प है। एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझा रहा हूं कि मेडिकल साइंस में अगर बच्चा जैसे कोई ड्रग लेता है, ठीक है, और उसकी एक्टिविटीज जो है वो कैसी हो जा रही है, हाइपर एक्टिविटी, ज्यादा अग्रेसिव नेचर का हो जाता है, तो उसके बिहेवियर को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। फर्स्ट थिंग यही है। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है। आपको बताना है कौन सा एग्जाम्पल है जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहला है विजुअल इंपेयरमेंट, सेकंड है हियरिंग इंपेयरमेंट, थर्ड है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लास्ट है लेप्रोक्सी, जिसको हम बोलते हैं कुष्ठ रोग।
तो आपको बताना है कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो किसका है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का वो एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, जिसमें डेवलपमेंटल की बात की जाती है। बाकी चीजों में ग्रोथ और डेवलपमेंटल कुछ अलग कॉन्सेप्ट आता है, ग्रोथ कुछ अलग है, डेवलपमेंटल कुछ अलग है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि डेवलपमेंटल के लिए बौद्धिक क्षमता जो है, अक्षमता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये 2021 का क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिक्रिय बच्चों को आवश्यकता होती है, यानी कि जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, जैसे अभी हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई हाइपर एक्टिव बच्चा है, काफी तेज है, ठीक है, पढ़ने में भी, किसी भी एक्टिविटीज में, तो उनको किस चीज की सबसे ज्यादा नीड होती है? फर्स्ट इज उनका बिहेवियर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस चीज की सबसे ज्यादा उनको नीड रहती है। तो आपको बताना है क्लास में उनको विशेष ध्यान देने की, अलग से क्लासरूम की, या फिर विशेष टीचर की, कोई एक स्पेशल उनको टीचर चाहिए, या फिर कोई एक स्पेशल उनके लिए कोई कोर्स या फिर करिकुलम जो है वो डिजाइन किया जाए। तो इनके लिए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, टू स्पेशल अटेंशन इन द क्लास, की क्लास में इनके लिए जो है वो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, तभी हम इनके बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हाइपर एक्टिविटीज के बच्चों के लिए हम एक अटेंशन दे सकते हैं, ठीक है, एक स्पेशल अटेंशन उनके लिए जो है वो दे सकते हैं। जैसे कोई चीज पढ़ाई जा रही है, आप उसको रिपीट कर दो 2-3 बार, स्पेशली उस बच्चे के लिए जिसको एक बार में समझ आया वो ठीक है, आप सेकंड टाइम रिपीट करेंगे तो उसको उस तक वो जानकारी पहुंच पाएगी जिसको फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आया था। आप थर्ड टाइम रिपीट करेंगे, बार बार एक क्वेश्चन को आप दोहराएंगे, तो जो बच्चा हाइपर एक्टिव है उसको भी वो चीज दोबारा से समझ में आ जाएगी। तो एक स्पेशल अटेंशन जो है वो उसके लिए दी जाती है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस हेलिंगबर्ग निम्न में से किस कार्य से संबंधित है? उन्होंने किसके ऊपर जो था वो वर्क किया था? गिफ्टेड चिल्ड्रन के ऊपर, ठीक है, अपराधियों के ऊपर, या फिर मानसिक रूप से जो कमजोर हैं उनके ऊपर, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपने बताना यहाँ पे जो साइंटिस्ट है, ठीक है, एस हेलिंगबर्ग, इन्होंने कौन से बच्चों के ऊपर काम किया था? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन 2018 का आपके लिए रहेगा। इन्होंने प्रतिभाशाली बच्चों के ऊपर, गिफ्टेड स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो काम किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे। साइंटिस्टों से रिलेटेड क्वेश्चन, साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, नॉट अ साइन ऑफ टैलेंटेड। जो टैलेंटेड बच्चों की क्षमता नहीं है, जैसे कि दूसरों के साथ झगड़ा करना, अभिव्यक्ति में नवीनता ढूंढना, जिज्ञासा, या फिर क्रिएटिव आइडिया। तो टैलेंटेड बच्चा हम उसको बोल सकते हैं जिसके पास क्या है, क्रिएटिव आइडियाज है, विचार है नए नए, उसके पास क्या, क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है उसके पास, ठीक है, कोई नई नई चीज सोच रहा है, वो टैलेंटेड है, ठीक है, हर किसी चीज में कुछ ना कुछ एक नई चीज जो है वो ढूंढने की ट्राई करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नोवेल्टी इन द एक्सप्रेशन, नई चीजें ढूंढता है। लेकिन टैलेंटेड हम उसको नहीं बोल सकते जो दूसरों के साथ क्या करता है, झगड़ा करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बाकी तीन ऑप्शनों के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए रहेगा। ये आपका सितंबर 2013 का ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में 2 बार लगातार पूछा गया है। नेक्स्ट, वह बच्चे जिसकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से ज्यादा होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको आईक्यू का फॉर्मूला करवाया था। आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। जो उनकी मानसिक आयु है वो डिवाइड की जाती है उनकी वास्तविक आयु से। तो कालानुक्रमिक का एज जो यहाँ पे मतलब है वो है उनका क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि उनकी वास्तविक आयु। तो इसमें बोला गया कि अगर बच्चे की मानसिक आयु ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रोनोलॉजिकल एज, अगर बच्चा 10 साल का है और अगर मानसिक एज उसकी 12 है, या फिर बच्चा जो है वो 20 साल का है और उसकी जो मानसिक एज है वो 25 है, तो हम उस बच्चे को क्या बोलेंगे? गिफ्टेड बोलेंगे, स्लो लर्नर बोलेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी, रिटार्डेड चिल्ड्रन, नॉर्मल चाइल्ड, टैलेंटेड, गिफ्टेड, क्या हम उसको बोलेंगे? तो उस बच्चे को हम बोलेंगे जो अपने लेवल से ज्यादा चीजों को आसानी से कैरी कर सकता है, तो उस बच्चे को हम बोलेंगे टैलेंटेड
चिल्ड्रन। सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 2021 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? क्रिएटिविटी। 2024 2023 का ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्रिएटिविटी जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? तो क्रिएटिविटी में आपको बताया गया है, फर्स्ट है आपके पास मॉडलिंग, सेकंड है सिमुलेशन, ये दोनों तो नहीं हो सकते। थर्ड है यहाँ पे अभिसारी और अपसारी, यानी कि कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि आपकी जो सोच है वो किसी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो रुक जा रही है। जैसे आपने यहां से कोई चीज सोची, यहां से सोची, यहां से सोची, और आपने यहां से कोई चीज सोची, आप एक ही पॉइंट के ऊपर जो है वो बार बार फोकस कर रहे हैं, उसको आप बोलेंगे कन्वर्जेंट थिंकिंग। और डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि आप एक पॉइंट से स्टार्ट किया आपने और आप मल्टीपल साइड में सोच रहे हैं, ठीक है, आप चारों दिशाओं में कुछ ना कुछ कोई नई चीज सोच रहे हैं। तो क्रिएटिविटी का मतलब भी वही है कि आपकी जो थिंकिंग है वो कैसी होगी? डाइवर्जेंट होगी। आप एक एट अ टाइम, सिंगल टाइम में आप मल्टीपल चीजों के बारे में सोच सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। 2019 का ये क्वेश्चन रहेगा, 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक की पहचान होती है। क्रिएटिविटी इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम ओल्ड बिहेवियर, पेंटिंग, म्यूजिक एंड न्यू रिजल्ट। तो आपको बताना है क्रिएटिविटी की पहचान जो है वो किससे होती है। जैसे मैंने ये आपके सामने स्लाइड बनाई है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए क्रिएटिव होगी, ठीक है, कुछ लोग इससे भी और बेहतर अच्छे तरीके से बना सकते हैं। जैसे जब आप टीपी लगाते हैं, चार्ट बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, तो वो भी क्या है? क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी की पहचान आपकी कैसे आएगी, कैसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? तो वो आपको बताना है। क्रिएटिविटी का पता तब चलता है जब आपने कोई एक नया, कोई एक यूनिक काम किया है, कोई नया रिजल्ट आपने निकाला है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे प्रॉपरली इन चार ऑप्शन से निकल के आ रहा है, जिसको हम ज्यादा मेजॉरिटी में हिट कर सकते हैं। ये जून 2021 का क्वेश्चन है, साथ में सितंबर 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जब नए रिजल्ट आते हैं तो हम किसकी तरफ जाते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ। चारों तरफ हम सोच रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट रिलेशन है क्रिएटिविटी के साथ। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, बुद्धि एवं सृजनात्मक क्या है? तो आपको बताना है कि इंटेलिजेंसी एंड क्रिएटिविटी क्या है, ये आप बताएंगे। क्या वो पॉजिटिवली रिलेटेड है, नेगेटिवली रिलेटेड है, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, या फिर सृजनात्मक होने के लिए जी का कम से कम एक सामान्य प्रारंभिक मान आवश्यक है? नहीं, ऑप्शन डी तो हमारा मिसमैच है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि इंटेलिजेंसी और क्रिएटिविटी को क्या हम एक पॉजिटिव सेंस में मान सकते हैं, क्या उनको हम दोनों को अलग अलग मानेंगे, या फिर कुछ हद तक हम इस सीक्वेंस उसको मान सकते हैं? तो देखिए, इंटेलिजेंसी डायरेक्ट रिलेट करती है क्रिएटिविटी से, ठीक है। क्रिएटिविटी जिसके पास है वो जरूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट होना ही चाहिए, ठीक है। क्रिएटिविटी का मतलब है कोई आर्ट बना रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उसके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। हो सकता है वो 10 पढ़ा हो, लेकिन आर्ट जो है उसका काफी अच्छा हो, ठीक है। जैसे टीपी की हम बात करते हैं, कोई पढ़ाने में थोड़ा उतना ज्यादा अच्छा होता नहीं है, लेकिन उसकी ड्राइंग अच्छी है, उसकी क्रिएटिविटी अच्छी है, वो चार्ट काफी अच्छे से बना सकता है। तो ये दोनों जो है वो एक पॉजिटिवली सेंस में जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। सो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्निहित सृजनात्मक शक्ति को उन्नत किया जा सकता है कि इनहेरेंट क्रिएटिव पावर को हम कैसे इंप्रूव करेंगे? तो कैसे हम अपनी क्रिएटिविटी को और तरीके से, अंतर्निहित सृजनात्मक का मतलब हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको कैसे हम एनहांस करेंगे। जैसे मैंने स्लाइड बनाई है, ठीक है, तो बार बार अगर इसके ऊपर मैं ट्राई करूंगा, ट्राई करता रहूंगा, कोई चीज नहीं आ रही, बार बार उसके ऊपर मैं रिहर्सल करूंगा, वो चीज और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इसका मतलब है मेरे को उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक प्रॉपर ट्रेनिंग की मेरे को क्या होती है? जरूरत होती है। प्रैक्टिस को आप ट्रेनिंग भी बोल सकते हो, जो कि आप अपने खुद के लिए करते हो। सो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। अगर क्रिएटिविटी को बढ़ाना है तो इसका मतलब आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की, प्रॉपर रिहर्सल की, प्रॉपर प्रैक्टिस की जो है वो सबसे ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट, ये किसने कहा था कि सृजनात्मक मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है? अभी मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया भी है, नवीन परिणाम से। क्रिएटिविटी का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? नवीन
परिणामों से, न्यू रिजल्ट से। तो वैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि ये किसने कहा था कि सृजनात्मक मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, कि क्रिएटिविटी जो है वो लाई करती है न्यू क्रिएशन में या फिर न्यू प्रोडक्शन में। किसके शब्द हैं ये? ठीक है, आंसर आपके सामने आ गया। वैसे जेम्स ड्राइवर का ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसने कहा कि क्रिएटिविटी का डायरेक्ट मतलब ही क्या है कि हम कोई नई चीज बना रहे हैं, हमने कोई एक नया प्रोडक्ट जो है बनाया है, उसको एक यूनिक वे में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? क्रिएटिविटी बोलेंगे। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक को डैश की अवधारणा से संबंधित किया जाता है, यानी कि आप क्रिएटिविटी को किसके साथ रिलेट कर सकते हैं? क्रिएटिविटी एक इंटेलिजेंस है पॉजिटिव सेंस में, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था। तो आप यहाँ पे बताएंगे जब आपकी क्रिएटिविटी है, आप कन्वर्जेंट थिंकिंग करते हैं या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हो? क्रिएटिविटी का मतलब आप मल्टीपल चीजों के बारे में सोच रहे हैं। आपने अगर कोई एक रंगोली भी बनानी है, ठीक है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक सिंपल सी रंगोली यही वाली आती है, सर्कल की तरह, ठीक है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर आप इसमें अपनी और कलाकृति को ऐड कर सकते हैं, क्रिएटिविटी आप बना सकते हैं। इसके बाहर आपने छोटी छोटी डिजाइन बना दिए, उसको कलरफुल तरीके से आपने उसको फिल कर दिए, तो वही क्या आपकी क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंसी से। आप हर जगह पे सोच रहे कौन सा कलर कॉम्बिनेशन मैच हो रहा है, कौन सी यहाँ पे आर्ट की जो है वो सबसे नीड है, ठीक है, कौन सी यहाँ पे फीलिंग जो है वो प्रॉपर ढंग से हो सकती है, किस शेप में आप इसको बनाएंगे कि ये 2D से 3D में भी चेंज हो जाए, ठीक है। तो उस तरीके से आपकी क्या है, एक मल्टीपल इंटेलिजेंसी या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग की जो है वो सबसे ज्यादा नीड रहती है। इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 2021 का ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी इज मेनली रिलेटेड टू, अभी मैंने आपको बता भी दिया, डाइवर्जेंट थिंकिंग या फिर मल्टीपल इंटेलिजेंसी, मल्टीपल थिंकिंग से हम इसको रिलेट करते हैं। नवंबर 2019 में क्वेश्चन रिपीट हुआ था, लेकिन कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन ही पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। सही, आज की क्लास के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी। अगर इससे पहले आपने हमारी 9 क्लासेस नहीं देखी है साइकोलॉजी की, तो सबसे पहले आप उनको कवर कीजिए और अपने नोट्स बनाइए। जो आपका अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए आप उन नोट्स से अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास 11 के साथ मैं जल्दी आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।